कल हमने कौन सा टेंस किया था? सिंपल। और बात की थी कल किस किस चीज़ की? प्रेजेंट सिंपल में। एक बार फिर से 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं उनका जो हमने कल किया था। एडवर्ब यानी जो काम की विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हीं से पहचान होती है। वो कौन कौन से थे? एक तो आपने ऑलवेज पढ़ा होगा, ऑफन पढ़ा होगा, जनरली पढ़ा होगा, ओकेजनली पढ़ा होगा। और अगर और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहें, किसी भी मतलब मान लीजिए एडवांस लेवल में जाना चाहें, तो ए के साथ भी अगर कोई समय आता है, ए के साथ, जैसे ए डे, ए नाइट, इसे ए नहीं बोलते हम वैसे तो, इसको कहते हैं ए, क्योंकि ए तो ये होते हैं और कल आप पढ़ भी रहे थे हिंदी, तो ये ए होता है वैसे, लेकिन खैर प्रोनाउंसिएशन में हम बोलते रहते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर हम बात करें, हमने कल नाम जो लिखे थे वो इसमें से एक तो ये था कि ऑलवेज, हमेशा। एक हमने ये लिखा था ऑफन। और अगर मैं कुछ और जोड़ना चाहूँ तो ये समटाइम। देखिए मैं कुछ इनके साथ जोड़कर लिख रहा हूँ, और समटाइम के नीचे अगर मैं सेल्डम लिख दूँ तो भी ठीक रहेगा। और अगर हम लिख दें एवर, हमेशा, और ए के साथ समय, ये भी हमने पढ़ा था। और एक और समय पढ़ा था, किसके साथ है? एवरी के साथ। सुनते जाना पहले। ये तो है इसकी पहचान, क्योंकि पेपर करते समय यही पहचान होगी हमारी। लेकिन दूसरी चीज अगर लिखना चाहूं मैं, तो यहां लिखा जाता है कि साइंटिफिक फैक्ट है। और लास्ट आती है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं लिखूं शर्त। ये कौन सा होगा बाद में जानेंगे, पहले इन पर ध्यान करते हैं। देखो इसका मतलब भी हमेशा होता है, इसका मतलब होता है अक्सर, इसका मतलब होता है अक्सर। सोच के देखो, इसका मतलब भी क्या होता है? अक्सर। वैसे अगर सर्च मारो तो समटाइम का मतलब कभी कभी, कभी कभी का मतलब भी क्या होता है? अक्सर। बात तो ये ना, एक बात और है, आप हिंदी पढ़ रहे होंगे और आगे जाकर आपको ये बात भी पता चलेगी, हम सीखते हैं आंख, नयन और चक्षु, चीजें एक नहीं है। पढ़ जरूर लेते हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, लेकिन आप इनको एक जगह यूज नहीं कर सकते। ये भी आपको बात भली भांति देखना चाहिए, क्योंकि हर शब्द का अपना महत्व है, वरना बेवजह के किसी को बनाने की इनको जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे आप कविताओं में पढ़ोगे, नयन मिलेगा आपको, और नयन वहां मिलेगा जहां तारीफ करनी हो आंखों की। उनकी आंखें सुंदर हैं, इस तरह की वाक्य बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो आप गलत यूज करते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह होंगे। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम हो गया, सेल्डम हो गया, ये नेगेटिव में आएगा। ए के साथ समय हो गया और एवरी के साथ भी समय हो गया। और वैसे अगर मैं लिख दूं, जैसे एक नाम और आता है ट्विस, थ्रीस, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है 2 और इनका मतलब होता है 3। ये नाम आ जाए तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको फिल करना है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, बोलचाल में इनका कहीं पर भी पास्ट सिंपल में भी यूज कर लेना चाहिए, गलत नहीं होता। लेकिन जब आपके पेपर में लिखी हुई बात मिल जाइए तो आपको इस टेंस का यूज करना होता है। और हमने कल एक बात और जानी थी, क्या कि इनके साथ वर्ब के सकारात्मक वाक्य में सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब सिंपल में सभी में ही फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। किसको छोड़कर? पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य को छोड़कर। अब ये तीनों हमें आ गए, मान लो ट्रांसलेशन में तो आ ही जाएंगे आपको, बस पेपर में 2 नंबर कैसे लेने हैं वो देखना है। और बात बता रहा हूं मैं 100% पेपर में, जिसमें से अगर आपके 100 हैं तो उसमें से 90% मान लीजिए सिंपल में से ही आपको देते हैं, कोई न कोई एग्जाम्पल एक पक्का देते हैं, तीनों में से 2 आएंगे। तो देखो यहां पर क्या था, पहले इनके बाद हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे। यहां साइंटिफिक फैक्ट है, मैं बात इन्हीं के साथ जोड़ रहा हूं। पंखा है,
बिजली से चलता है, साइंटिफिक है। इनको बात सोच लिया कि ये साइंटिफिक है। मोबाइल चलता है बैटरी से चलता है, या ट्रैक्टर चलता है वो डीजल से चलता है, आपका बाइक चलता है वो पेट्रोल से भी चल सकता है और डीजल से भी चल सकता है, और कुछ कुछ मिट्टी के तेल में भी चला लेते थे पहले, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब है साइंटिफिक। इस बात को अगर हम हटा दें, एक बार सोच के देखिए, पहले सीखने की बात कीजिए, तो कॉपी में लिखने की बातें हैं वो बाद में लिखा दूंगा मैं। ये जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा आपको कॉपी में अच्छे से लिखाऊंगा। अब आपको बात आई साइंटिफिक फैक्ट की, चलो इनको छोड़ दो। क्या पंखा हमेशा बिजली से नहीं चलता क्या? कभी मिट्टी के तेल से चलेगा ये? तो फिर अलग से हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हमें पहली बात तो अगर हमारा उद्देश्य है 2 नंबर लेने का, तो पहले तो इनको समझ लीजिए, इनको बातों को समझिए। ये पंखा चल रहा है, ये तो हमेशा ही बिजली से चलेगा। ये इसकी आदत हो गई कि नहीं हो गई? आदत किस पर है इसकी? बिजली पर चलने की। और हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा सिंपल टेंस ही आदत से जुड़ा हुआ है। आई ना बात हमारे समझ में? हमारा प्रेजेंट सिंपल आदत से जुड़ा, और वो कौन सी आदत में होनी चाहिए? वर्तमान में। और अगर भूतकाल में आदत होती तो पास्ट सिंपल। बस फंडा ही इतना है, पूरे सिंपल टेंस में फंडा ही इतना है कि अगर वर्तमान में आदत है तो प्रेजेंट सिंपल, और भूतकाल में आदत है तो पास्ट सिंपल। बस इतना समझ लो, ये आदत नाम, वरना आदत पहचान नहीं पाओगे। कितना कितना सेंटेंस रटोगे, कितने वर्ड मीनिंग क्या पता आजकल एग्जाम में क्या क्या पूछ लेते हैं। इन बातों को छोड़िए। दूसरी बात एक आई, बर्फ कितने डिग्री पे पिघलती है, कितने डिग्री पे जमती है, सबको पता होगा। वो 0 डिग्री वाला फंडा पता है ना आपको? तो एक बात बताओ, क्या वो एक दिन ही जमी थी? उसके बाद कभी नहीं जमेगी 0 डिग्री पर, या पिघलेगी या वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी बातें दे देते हैं फंडा। तो वो तो हमेशा उसकी आदत हो गई ना। अरे साइंस के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी आदत ही होंगी, क्योंकि वो क्या है, साइंस में आप ट्राई करके देखोगी। अब पौधा है, श्वसन करता है। अब कुछ एक लोग हमें कहते हैं कि पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो क्या पौधा ऑक्सीजन लेता नहीं है? पौधा ऑक्सीजन लेता भी है, ये और ध्यान रखना। लेकिन लेता कब है? बिल्कुल सही बात। अब आगे देखिए इनके शर्त वाले वाक्य में, इनमें देखिए शर्त में क्या होता है, एक नाम आता है। वैसे तो मैं शर्त के लिए एक शब्द यूज करूँगा अगर, हिंदी में, अन्यथा। अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो जिन वाक्यों में अगर मगर ये वगैरह वगैरह ऐसे आते हैं, कितने ये शब्द रट लो, अगर रटना है तो इन वाक्यों में एक नाम मिलता है इफ़। इसका मतलब क्या होता है? यदि, अगर। क्लियर मेरी बात? अनलेस, अगर तुम ये नहीं करते, इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर अनलेस लगा दो तो इसका मतलब ही होता है अगर नहीं। अगर तुम नहीं पढ़ते, अनलेस यू रीड यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो अनलेस हो गया, इफ हो गया, एज इफ भी हो सकता है, एज दाउ भी हो सकता है, और जीएच हमेशा साइलेंट रहता है। ये तो मैं पिछले साल से ही बताता आ रहा हूँ आपको। किसी भी वर्ड में हो जीएच साइलेंट, चाहे बीच में हो, आगे हो, पीछे हो, इकट्ठा आना चाहिए उसका जीएच साइलेंट। जैसे थॉट, कोट, फोर्ट, हर चीज़ में FOUGST। तो इस तरह से, इसी में ये, इसीलिए मैंने दाऊ बोला इसको। तो एज इफ, एज दाऊ, इन सभी वाक्य क्या कहलाते हैं? शर्त वाले वाक्य। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, सोल कैसे करना होता है ऐसे वाक्यों को। बस ये एक ही चीज़ सीखनी है, बाकी तो इन्हीं में सब कुछ है वो। और पहली चीज़ तो आपके लगभग रेयर चांस है कि वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला फंडा है, ज़्यादातर यही आता है। जैसे देखिए, इफ यू डैश वर्क हार्ड, you will, if you
एक और है, एक और बता दूं, आपको ये नहीं देखना, अगर आप कुछ समझ सकते हो तो 2 टेंस इसमें सीख रहे हो, एक फ्यूचर सिंपल, एक प्रेजेंट सिंपल। कैसे? ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां खालिस्तान मिल गया, जिसे आप कहते हो डैश, ये मिल गया आपको, ये कोमा मिलेगा आपको 100%। और आपको अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, ये इंसान तो मिलेगा। अगर जिस वाक्य में ये है, सुनते जाना मेरी बात, ये है, यहां अनलेस है, बाकी याद करानी मेरी काम है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है क्या करना है, यहां क्या करना है वो देखना है, इनका मेरा काम है। अगर इस तरह की शक्ल आपको कहीं पर भी किसी सेंटेंस में मिले, अनलेस मिले, एज इफ मिले, एज दाउ मिले, कहां पर? किसी भी वाक्य में। कितने में? वाक्य यहां तो खत्म ही हो गया। जब सब्जेक्ट आपका दोबारा आ गया ना, सब्जेक्ट दोबारा आ गया आपका, देखो एक इधर भी है और एक इधर भी है कि नहीं है? तो ये वाक्य जहां कोमा लग गया, ये खत्म हो गया वाक्य, और आगे दोबारा शुरू हो गया। और ऐसा नहीं पता चले तो देखो, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्या? ये बात तो मैंने बता दी आपको शुरुआत में ही उस दिन, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब थोड़ी एक साथ आएंगी, इतना तो आप भी समझते हो। वाक्य अलग अलग होंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और कुछ एक लोग कहते हैं ना, टेंस की कोई जरूरत नहीं होती स्पीकिंग इंग्लिश में, जरूरत होती है भाई, अपनी अपनी जगह सब होती है। अब अगर आप मान लो आपके पास फोन आ गया, बोले भाई क्या कर रहा है, आप क्या कहोगे? पढ़ रहा हूं। आप ये कह दो कि मैं तो पढ़ रहा था, नहीं कहते आप। क्यों? वो तो कल की बात हो सकती है, परसों की बात हो, बात तो अब की बतानी है ना आपको। अगर आपने बोल दिया मैं तो कल पढ़ रहा था, तो बात वो अब पूछ तो अब रहा है वो आपसे, और आप कह रहे हो, तो वो तो उल्टा समझ गया ना। तो ऐसी बात नहीं है, जरूरत सबकी होती है। तो बात ये है, इफ मतलब अगर, और हिंदी बनानी भी सीख लो चाहे। अगर सबसे पहले आपको ये बोलना है अगर तुम, और अब उल्टा शुरू कर दो। कठिन वर्ग का मतलब आपको पता है क्या होता है? अब ये बात नहीं है, यहां देख लो, यहां क्या है? विल, और एक नाम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सेल। ये 2 नाम कहीं पर भी दिखे और ये मिल जाए, क्या मिल जाए? ये, यानी इनके साथ परिवार का सदस्य अनलेस भी है, एज इफ भी है और एज दाउ भी है। अगर ये मिल जाए और आगे कहीं पर भी विल सेल दिखे आपको, तो जो आपके ब्रैकेट में है वो ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, इसको देख कर लगाना है, क्योंकि कल मैंने एक बात बताई थी। कौन कौन से वर्ड? हाँ, वो आपकी जुबान पे सही है। पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, ये लिखो, OXZ, ठीक है ना? ये आ गया, दिख रहा है क्या? के। अगर यहां ही होता तो क्या लिखते हैं? हमें ओनली एस लगा देते, 5वीं वर्ब बन जाती ना। है तो प्रेजेंट सिंपल की, ये तो हमें बदलाव करने इनको, लेकिन अब इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ही, सी, इट और एक वचन के साथ आते थे। लेकिन यू के साथ तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हमने कल देखी थी, आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब कम्स। तो आगे बढ़ते हैं और यहां लिख देते हैं, मान लीजिए वर्ग। ये हो गया हमारा क्लियर। अब इस वाक्य की हिंदी कैसे पढ़ेंगे? देखो, अगर तुम कठिन परिश्रम करते, यानी कठिन परिश्रम करते, यही बात है, परिश्रम मतलब काम करते, तो क्या होता भाई? तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे, इतनी बात है। और एक और है, कंडीशनल वाले वाक्यों में हमेशा आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम अच्छे नंबर पा सकते हो। तो इस तरह से कहने का मतलब है कठिन परिश्रम करोगे। अब यहां पर एक और बात बता देता हूं, यहां पे कोई जरूरी नहीं है आप तय लगा के बोलो, यहां का मतलब भी है, कंडीशन बता रहा है आपको कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। ये भी हिंदी सही है इसकी, तो ये मत जाना कि इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हो तो बना सकते हो अपनी, धीरे 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 धीरे, बाद में खुद पता चल जाएगा कि ये भाव क्या है। दूसरी देखिए, अब मैं अनलेस का यूज क्यों करता हूं? देखो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, देखते जाना वाक्य,
ये लगा दिया मैंने, खत्म हो गया मेरा वाक्य। क्यों लगाया मैंने डू नॉट यहाँ पे? क्योंकि इफ है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो क्या होगा भाई बताओ? यू विल बस कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल ही होगे। तो बस ये क्या हो गया देख लो, अब यहां विल आ गया, हमारी कंडीशन पूरी। इधर इफ है और इधर मुझे विल दिखा, तो मुझे पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होना है। और पेपर में कैसे देगा? पेपर में भी वर्क ही देगा, लेकिन आपको ये देखना है क्या वर्क के साथ नोट दिया हुआ है या नहीं। अगर वर्ब के साथ नोट दे दिया तो आपको कल क्या यह बात बताई थी, डू आता है नेगेटिव में, और डू के साथ फिर आपको पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म और नोट तैयार है, सेम का सेम, बाकी आना तो फिर भी सेम ही है। आपने डू नोट लगा दिया और वर्क हार्ड बन गया इसलिए। अब लेकिन हमें उसकी क्या जरूरत थी अनलेस की? देखो अनलेस लिखते टाइम क्या करना है आपको, अनलेस यू डैश वर्क हार्ड, सेम का सेम आ गई। अब देखिए क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब भी हो गया, यहां क्या था, अगर तुम नहीं करते कठिन परिश्रम, इसका मतलब भी तो यही हो गया, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। विल है तो आपका सेम का सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया अनलेस। लेकिन क्या देखना है यार, आपके पास तो दो ऑप्शन है, इधर तो अनलेस आ गया और इधर विल भी दे दिया, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, यानी मैं ऐसे कभी नहीं कहता फर्स्ट फॉर्म भरो, मैं कहता हूं प्रेजेंट सिंपल भरो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के चक्कर में कई बार यहां क्या देता है, कई बार आप कहते हो ना, अगर यार वह कठिन परिश्रम नहीं करता, तो यहां मैं लिख देता ही विल फेल। आप कई बार बात नहीं करे, अरे वो अगर पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा, किसी तीसरे की बात करते हैं ना, ही आ गया कल वाला, अगर वह पढ़ेगा ही नहीं तो वो फेल ही होगा। कई बार हम बैठे बैठे बात करते हैं, यार वो तो ऐसे ही है, आजकल ऐसी संगति में रहने लग गया, अगर वो पढ़ेगा नहीं फेल होगा, ये उसी की तो हिंदी है। अगर मगर ये नहीं करेगा, अगर वो ये नहीं करेगा, अगर तुम पढ़ोगे नहीं, अगर तुम ये करोगे, अगर तुम गेम खेलोगे वगैरह वगैरह, इस तरह से हम करते हैं। तो इन्हीं वाक्यों में है, नेगेटिव में बोलो तो अनलेस लगा के बोलो, चाहे इफ यू डोंट लगा के बोलो, इफ यू डज नॉट लगा के बोलो। यू के साथ तो डज आता नहीं, ही के साथ जरूर आता है, तो यहाँ अनलेस ही वर्क सार्ड आएगा ना, वर्क सी आएगा, क्योंकि ऐसा CHXOZ नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगाना जरूरी है। और यहाँ क्या है, ही है, यहाँ सी होता तो भी लगाते, यहाँ इट होता तो भी ऐसे लगाते, ठीक है, तो इसलिए इनको हम यूज करते हैं। अब आगे देखिए कुछ और चीज़ें, इनके एक दो उदाहरण और रहते हैं, फिर मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताऊंगा किस तरह से करनी है। लेकिन मेरी एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखना, कई बार वाक्य ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे शेर क्या करता है, मांस खाता है या घास खाता है, हाँ, तो इस तरह के वाक्य दे देते हैं। जब किसी इंसान का नाम आए, खाने पीने की चीज़ें आए, तो ये सोच लेना वो भी तो आदत ही है इंसान। आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं सभी, ये बताओ मुझे। अगर कोई शाकाहारी कहता है तो हाथ ऊपर कर सकता है, कोई भी शाकाहारी है क्या यहाँ? अगर मैंने कभी भी कोई चीज़ मांस की नहीं खाई, मैं खुद कह रहा हूँ, अब मैं इसका मतलब मैं शाकाहारी हूँ? नहीं हूँ। इंसान है ना, इंसान शाकाहारी है ही नहीं। शाकाहारी की परिभाषा कभी आपने सामाजिक में पढ़ी है, क्या होती है? बिल्कुल, शाकाहारी घास खाता है वो नहीं होता। शाकाहारी की परिभाषा है कि जो इंसान किसी भी परिस्थिति हो, चाहे इंसान नहीं, एक ऐसा जीव जो हर परिस्थिति में मतलब मांस वगैरह वगैरह न खाए। अब गायें हैं, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे मरने की अवस्था आ जाए, वो कभी भी मांस नहीं खाएगी। गायें घास अपनी जो भी है शाकाहारी भोजन है वो ही खाती है, राइट। इसलिए हम कहते हैं एक शाकाहारी पशु है। हम इंसान कभी शाकाहारी में नहीं आता, कभी सामाजिक में पढ़ोगे आप, आगे जाके टीचिंग लाइन में जाओगे या किसी भी लाइन में जाओगे, जब पढ़ोगे इस तरह की समाज से जुड़ी हुई बातें जीव जंतुओं से, तो उसमें पता चलेगा आपको हम शाकाहारी नहीं है। क्योंकि इंसान को जब मरने की ज़रूरत आती है ना, तो वो कुछ भी खा सकता है,
आप तो फिटनेस के लिए खा लेते हो, मरना तो दूर की बात है। भूख जब इंसान को लगती है तो वो कुछ भी खा सकता है, और नहीं खाता तो बताओ मांस खा जाता है ना। इंसान ने तो बहुत बार, बहुत लोग खाते रहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? इसलिए हम शाकाहारी में नहीं आते। खाया या नहीं अलग बात है, खा सकते हैं तो मांसाहारी हैं हम। अब हम बात क्या कर रहे थे? इन तरह के वाक्यों की। तो ये ध्यान रखना। अब हमें एक बात याद रखो, मैं जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना बस। आई ऑलवेज, मैं सारों के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डू माई वर्क। इसी का अगर मैं नेगेटिव लिखूंगा क्या लिखना है? सॉरी, अब देख लो, ये वाक्य हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं आता। खैर वो डू नॉट, डज नॉट, वो तो हम उसमें देख लेंगे ट्रांसलेशन में। लेकिन देखो यहाँ पर भी ऑलवेज है, यहाँ समटाइम है, यहाँ एवरीडे है, यहाँ ट्विस है। बिल्कुल आपको इसी तरह के वाक्य मिलने वाले हैं, और आपको जो मर्जी लगाओ। यहाँ डू मैन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो आगे कोई मैन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद ही मैन वर्ब है। क्योंकि आप डू नॉट लगा रहे थे तो वर्क भी तो लगा रहे थे ना। डू के बाद वर्क भी तो आया था। वर्क का मतलब कार्य और डू का मतलब करना, तो इसलिए डू एक हेल्पिंग वर्ब का। ये पहचानने की भी बातें कई बार हो जाता है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, सर ये डू अगर आपने दो बार कैसे लिख देते हो? डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसकी पहचान ये होती है। इसके बाद देख लो नाउन है, ये वर्क यहाँ कार्य क्या है? ये वर्ब है या नाउन है? या बता सकते हो? ये नाउन है, याद रखो। आई, माई, मी, ये माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, यूअर हो गया, इनको बोलते हैं पॉजिटिव केस। और इनके साथ हमेशा नाउन ही आता है, ये कभी अकेले नहीं आते। बिना नाउन के आते ही नहीं है। एक ये और एक प्रीपोजिशन बिना नाउन के नहीं आती। और जब वर्क का नाउन बनता है इनके साथ लगकर, तो ये नाउन का काम करना शुरू कर देती हैं। माई वर्क मतलब मेरा काम, न कि मैं काम करता हूं, ये मेरा काम, वो कुछ भी हो सकता है। ये अधिकार शो कर रहा है अपना, किसके ऊपर है? मेरे काम। देखो मेरा काम, कोई चीज का ये है मेरा 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 लगा रहता है, तो ये अधिकार का वाक्य है। पॉजिटिव को मतलब ये अधिकार बताना। तो ये कहता है मैं हमेशा मेरा काम करता हूं। अब एक हिंदी बनाने का तरीका और इंग्लिश बनाने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी देखो, सोचो यहाँ पर क्या है? वह पहले हमेशा सब्जेक्ट को बोलना सीखिए। ये आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है वो हमने कल बात की थी। वह एक दिन में 2 बार वहाँ जाता, तय लगा दें, बोल तो सकते हैं ना। क्योंकि रहा, रही, चुका, चुकी नहीं लगाना, जो मर्जी आए जबान में लगा लो। सीधा सा सिंपल हिसाब है। जब आपको पता चल गया वर्ब की, एक बात सुन लो, फर्स्ट फॉर्म या 5वीं फॉर्म गाइड में लिखी हुई तो दिखाई देगी, इतना तो समझ जाओगे। ऐसी आई ये सवाल आ जाए तो 5वीं फॉर्म हो ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो ये सोच लो, तय लगा के बोल लो, या आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता तय लगा के बोल लो, मैं फिर गलत नहीं बता रहा। सिर्फ आपको रहा, रही, चुका, चुकी नहीं लगाना, बाकी कुछ लगा के बोल लो। अब मेरी मर्जी कैसी बोलूँ मैं, या सॉरी वह एक दिन में, ए डे भी तो आ गया, टवीस भी आ गया, दो फिर दिन में 2 बार क्या करता है? वहाँ जाता है, वहाँ गया है। सही है, दिन में 2 बार गया है, ये भी तो सही है। मैंने है लगा दिया ना, तो गया है लगाऊं, जाता लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है? दिन में 2 बार जाता है, आदत से हो रही है। वह हर रोज वहाँ आता, यहाँ आता है। क्या है?
वह आता नहीं है, आती है। वह कभी कभी कठिन परिश्रम करता है, मतलब बीच में छुट्टी मार जाता है, होगा, हो सकता है कोरोना जैसी हालत में आराम से सो के निकाली हो। तो कहने का मतलब है जब पेपर का टाइम आए तो वो कभी कभी कठिन परिश्रम भी करता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये है आपके पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है आपको गाइड में कैसे करना है, वो ध्यान से देख लो। गाइड का मतलब समझ रहे हो ना आप, जब आपको लेसन प्लान करना होगा और उस टाइम आपको प्रश्न कैसे हल करने होंगे, क्योंकि जैसे ही ये सिंपल टेंस होगा तो हम अपनी किताब शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे पहले करना गलत है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताता जाऊँगा आपको, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। दूसरे वाक्य में हमने सब्जेक्ट के साथ डू या डज, जैसे मैंने लिखा तो नहीं था क्योंकि मैंने इसका रूल ही बता दिया, प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह की चीज़ें लिखी थी। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिस्टर हैमल एक टीचर है, ऐसे बोल रहा है, मैं था नहीं बोल रहा, था गाइड में है, हम इस वाक्य के अनुसार बोल रहे हैं। मिस्टर हैमल एक टीचर है, हिंदी क्या होगी, इंग्लिश क्या होगी, कौन है टीचर, बोलिए फटाफट। मिस्टर हैमल। अब नहीं तो नहीं बोला ना मैंने, नहीं तो नाम ही नहीं आया, तो इस वाक्य को तो खत्म ही कर दो। मिस्टर हैमल एक टीचर है, मैं आपको ऐसे बोलूँगा, और ये बाकी तो जानते हैं किस तरह से बोलूँगा, किस तरह से आप लिख रहे होंगे, कोई एक आधा नया है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी वाकिफ है इन चीज़ों से। मिस्टर हैमल एक टीचर है, और वो भी जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो है नहीं, दरअसल बात तो ये है। तो कौन है टीचर है, मिस्टर हैमल। पहली बात तो ये, इसका नाम लिखना आना चाहिए भाई, सीधा सा बात है, स्पेलिंग तो मैं सिखा नहीं सकता। एक टीचर है, अब हमें बात क्या आई, है कि हिंदी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, इज। और मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी वर्ब नहीं है, अब हमारे पास क्यों नहीं, एक सुनते बजाना, एक मेरी बात और सुनो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसको। एक बात बताओ, क्या इसमें कोई काम है, काम है क्या इसमें, कोई नहीं है ना। देखो एक तो एक आर्टिकल का काम करेगा, आर्टिकल का काम करेगा, यहां संख्या नहीं बता रहा टीचर कितने हैं, आर्टिकल का कैसे पता चलता है, पता होगा जब संख्या का पता नहीं हो ना, क्योंकि यहां देखिए मिस्टर हैमल एक टीचर है, एक प्रोफेशन बता रहा है ना, ये क्या है ये, तो यहां आर्टिकल का काम कर रहा है। टीचर एक नाउन है, क्योंकि किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। टेंस शो कर रहा है, क्या कर रहा है, टेंस। ये भी नाउन का काम कर रहा है, आर्टिकल का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और टेंस का काम कर रहा है। बात क्या आई, वर्ब नहीं है हमारे पास, और वर्ब नहीं है तो इसी के अनुसार कोई ले लो। है किसका मतलब होता है, देखो इज का मतलब है होता है, आर का मतलब हो, और एम का मतलब हूं। आई एम नहीं, उल्टा शुरू करना। आई मिस्टर हैमल अगर बोलेगा मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, क्लियर मेरी बात। मिस्टर हैमल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर। किसी का नाम आएगा, मैं ये बार बार ये वाक्य क्यों बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जब आप एक साल पढ़ लोगे तो कम से कम इसको 100 से ज़्यादा बार लिखोगे, बार बार इसी सेंटेंस को। मैं ये नहीं कह रहा मिस्टर हैमल लिखोगे, आगे कोई मटिल्डा आ जाएगी, कोई कुछ और आ जाएगा। नाम है आपके, हंसने की बात नहीं है, 10वीं में होगी मटिल्डा, कोई इब्राहिम लिंकन होगा, कोई चैम्पलिन होगा, कोई और कुछ होगा। जिस तरह से आपने 10th में क्या पढ़ा था, लेंचो, लेंचो बाजे फार्मर, लेंचो इज ए फार्मर। अगर ऐसा भी पेपर में लिख देते गलत होता क्या,
सीबीएसई बोर्ड क्या कहती है, टीचरों को पेपर चेक करते हैं, मैंने उनके खुद के इंटरव्यू सुने, वो ये कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट ने एक चीज अलो कर रखी है कि अगर बच्चा जो वो भाव बताना चाहता है, और वो कई बार क्या होता है हम की इंग्लिश वी नहीं आती उसको, वो क्या लिखाता है हम, तो कहता है हमें, मैं भिवानी बोर्ड की नहीं कह रहा, कभी आप लिखाओ, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, उसने ये कहा कि वी की जगह अगर उसने हम लिख रखा है तो भी हमारे को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उस बच्चे की कंडीशन देखकर कभी 1 नंबर या 2 नंबर से फेल मत करना, उस हम का आप नंबर दे सकते हो उसको। क्यों? हमें उसकी स्पेलिंग नहीं जांच करनी, हमें उसका आंसर देखना है, और उसने आंसर में बता रखा है हम। तो इसलिए कह रहा हूं आप भाव को समझिए और कोशिश कीजिए। गलत हो कोई बात नहीं, गलत दुनिया करती है, हर काम कौन परफेक्ट करता है, हम खेलते हैं तो भी हर बार हम वैसा नहीं खेल पाते जैसा हम रोज खेलते हैं। खैर आगे बढ़िए और देखिए, इसलिए कह रहा हूं यहाँ कल को कोई लेंचो था, आज मिस्टर एमएल है, और कल +2 BA MA में कुछ और होगा, इसलिए इंग्लिश मुश्किल नहीं है, एक सेंटेंस के ऊपर 100 बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक प्रश्न को रटने की बजाय एक बार याद कर लीजिए एक लाइन को, बाकी हमेशा। अब क्या है, मिस्टर एमएल एक टीचर है, करता क्या है, वो पढ़ाता है। सुनते जाना मेरी बात, वह क्या पढ़ाता है, सुनते जाना, मैं आज आपको प्रश्न करा रहा हूं, वह फ्रेंच पढ़ाता है। मुझे पता है 2-4 दिन खराब होंगे आपके, फ्रेंच पढ़ाता है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखोगे उसमें, आगे ये काम आ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी लेसन पढ़ोगे। फिर वह फ्रेंच पढ़ाता है, पता चला टेंस कौन सा है, नहीं पता चले यार अब तो बहुत ही आसान है। और आसान क्या है, इसको मत देखो ना, ता है, रहा रही नहीं है, चुका नहीं है, 2 शब्द नहीं है, बस आपका खेल खत्म, आपका नहीं इनका। चलिए यहाँ क्या होगा फिर, ही होगा या सी लिखूं, आपको क्या पता है, मतलब लुगाई थी या औरत था क्या और कुछ था, हाँ वाह भी वाह, ये आता है दिमाग, बाकी तो ऐसे ही बैठे हैं। मिस्टर हेमल, खैर आगे बढ़ते हैं। वह, अब देखो, अब इज लगाने की आवश्यकता है क्या, अब इज लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, पढ़ाना, पढ़ाता है नहीं है, पढ़ाना, नया लगाओ तय की जगह टाकर, वर्ब है, पढ़ाना एक वर्ब है, वर्ब की इंग्लिश क्या होती है पढ़ाना की, आपको वर्ड मीनिंग मिल जाए, वर्ड मीनिंग लिख लो, क्या होती है, टीच, वेरी गुड। लेकिन क्या अब यहीं तक खत्म है, ये कौन सी फॉर्म हुई, रूल क्या कहता है, ES लगाओ, रूल बताओ, SH CH X O Z है क्या कुछ, CH है, वेरी गुड, क्या लगा दें बताओ, गलत करेगा कौन, हमें स्पेलिंग भी याद नहीं करनी, ES लगा दिया सीधा रूल के अकॉर्डिंग। ही टीचर्स क्या करता है, इंग्लिश वगैरह वगैरह, फ्रेंच पढ़ाता है, फ्रेंच क्या पढ़ाता है, फ्रेंच। परसों ये एक दिन मैंने लिखा कुछ, आपको पढ़ा के गया था मैं एक दिन फ्रेंच, याद है ना, ये मैं पढ़ा रहा था और यही मैंने कोई चीज़ थी तो नोटिफिकेशन पर लिख दिया चेक्ड। आपके जैसा एक इंजीनियर काम करता है इशार में, उसने स्टेट्स देखा और भाई साहब ने कहा यू आर ए टीचर, अपनी स्पेलिंग सही करो, उसने ये लिख के भेज दी, लेकिन दिक्कत तो थी, उसने ये भी गलत लिख के भेज दी। चलो उसकी बात मान ली, मैंने ये बात नहीं देखी तो भी अगर मैंने ये कहा भाई मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा, मैंने इतना ही भेजा फ्रेंच, अब उसने गूगल पर सर्च मारा होगा और ये वहाँ पर मिल गया, अब क्या करें, यहाँ से बस वो इमोजी से भेज सकता है हंस हंस कर। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा हम होशियार नहीं बने तो ही बेटर है, पहले अपने नॉलेज पर ध्यान दे। और दूसरी चीज़, इस लैंग्वेज तो है ही है, इंग्लिश का भी यही है, एक चेक होता है, वो दूसरा कौन सा, पैसे देने वाला, और एक इस तरह का भी तो होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या है, वह फ्रेंच पढ़ाता है। अब देखो क्या डिफरेंस है यार, नाम यहाँ पर आपने लिखा, नाम आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ आपने है क्योंकि आपके पास वर्ब नहीं थी, उसकी गैर मौजूदगी में इज लगा लिया, और बाद में आपने ए टीचर लिख दिया। वह फ्रेंच पढ़ाता है तो आपने लिख दिया। अब देखो उल्टा है कि नहीं है, यहाँ पढ़ाना लास्ट में है, यहाँ पहले है।
यहाँ फ्रेंच पहले है तो इंग्लिश में लास्ट में है, और ये सब्जेक्ट हमेशा पहले आता ही आता है। इसको ना मान के चलो ना तो उल्टा, और हिंदी में उल्टा, बस इस तरह से कर। वह फ्रेंच पढ़ाता है परंतु वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अब क्या होगी इसकी इंग्लिश? बोलो। बट ही डू नॉट। अरे आपको ये पता चल जाए कि प्रेजेंट है आ गया तो ये सोचो प्रेजेंट का है, रह रही चुका चुकी नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है, और नहीं मिल जाए तो डू नॉट या डज नॉट जरूर याद रखो। डू डज नहीं याद रखना, ओनली डू नॉट याद रखना है। फिर ये देखना है कि डू के साथ एस लगाऊं या ना लगाऊं, लगाना है तो फिर क्यों हम गलती करें, ES लगेगा क्योंकि हमारे पास O है, लेकिन एक नाम था जिसके साथ ES नहीं लगता, वो कौन सा था? फोटो या फोटोग्राफी शब्द सुना है क्या कभी? फोटोग्राफी नहीं होता, फोटोग्राफी, ठीक है। ही डज नॉट क्या नहीं करता? टीच नहीं करता। ये लो फिर काम आ गया, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दो बार ऐसी है, ये सब मत लगा देना, एक के लगेगा पहले वाले के, दूसरे वाले के नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या नहीं पढ़ाता भाई? अगर ये लिखना चाहते हो किसे, हमें लिखना है तो अस लिख दो। ही डज नॉट टीच इंग्लिश अस। क्लियर मेरी बात है? उसे नहीं पढ़ाता तो हिम, हिम ही होता है उसे, HIM हिम। मुझे नहीं पढ़ाता तो मी, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। कब नहीं पढ़ाता? एट दिस टाइम, तो इस समय लिख दो। या पास्ट की है तो फिर वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब प्रश्न पूछने वाले वाक्य देखो थोड़ा थोड़ा। मैं ये क्यों करवा रहा हूं? पहली बात तो देखो, अब जो आप पढ़ोगे ना प्रश्नवाचक, जितने आसान है उतने आपको बनाने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पहली बात तो आपके प्रश्न ही आते हैं, और वो कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनको पढ़ने ही नहीं आते कि इस प्रश्न में पूछ क्या रखा है, लिखना तो दूर की बात है। तो इसलिए हमें इनको ध्यान रखना। डू डज हमेशा, ये तो आप पता चल गया कि सबसे पहले डू डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद समय आता है, उसके बाद प्रश्नवाचक निशान आता है लास्ट में। ये बात थी। मिस्टर हैमल कौन है? क्या लिखूंगा? हु? नहीं, पहले कौन है? हु, क्योंकि इसका तो वर्ड मीनिंग ही हो गया, दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास वर्ब है नहीं, डज गए तो काम ही नहीं रहा, तो हु इज मिस्टर हैमल। पास्ट टेंस करवाया था क्या? दोबारा करवा दूँ, कोई बात नहीं। अगर ये पूछता कि मिस्टर हैमल कौन था तो क्या लिखते? हु वाज मिस्टर हैमल। सच बताऊं तो किसी भी व्यक्ति के लिए दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। कोई भी प्रश्न पढ़ लेना, इसी इन दो तरह से है। नाम चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता। कई तो नाम ही ऐसे होते हैं पढ़ने ही नहीं आते। फिर भी क्या करना है आपको, नाम को सेम की सेम स्पेलिंग देखी और लगाई, क्योंकि पेपर तो सेम लिखना आता ही है आपको, और लिखा भी होगा +1 में। तो हु इज मिस्टर हैमल, हु वाज मिस्टर हैमल, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, पूछना एक ही बात है। हैमल कौन है? कौन है भाई? ए टीचर ऑफ ए फ्रेंच लैंग्वेज। अरे थोड़ा सा एडवांस बनिए ना, ए टीचर ऑफ
फ्रेंच लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग होती है मुश्किल और ऊपर से बेइज्जती होने का खतरा, क्योंकि यूट्यूब पर भी चढ़ेगी। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को। ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कौन है वो? ये बात तो आती है ऑप्शन वाले प्रश्नों में, आपको ऐसे थोड़ी लिखना है, इतने वो नहीं हो आप। हु इज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल इज, देखो पेपर में क्या लिखा है, पेपर में इन दोनों में से कोई एक बात लिखी होगी कि नहीं लिखी होगी। मैं करना सिखा रहा हूं पहले तो, क्योंकि कई बार होता है ना, कभी भी एक बात बताऊं, कोई लड़का ऐसा खड़ा है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट राइट, अब आप उसके धीरे से धक्का दे देना, वो गिर जाएगा। कारण क्या है उसका? उसकी नींव कमज़ोर कर दी आपने, और वो ऐसा खड़ा है तो नहीं गिरेगा। ये रियलिटी है, थोड़ा देर में चेक कर लेना चाहिए, बाकी लग जाएगी कभी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना, चाहे ये लिखा हो और चाहे ये लिखा हो, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आपको क्या करना है, पहले तो इस नाम को तो लिखना ही लिखना है सबसे पहले, क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे ये प्रश्नवाचक वाले में ही डूडज पहले आता है, बाकी सभी में तो क्या आता है पहले, और सब्जेक्ट यहां बेचारा कहां बैठा है? प्रश्नवाचक निशान के पास, तो सबसे पहले ले आओ ना उसको। उसके बाद ये लिख रखा है तो इसके बाद ये लिख दो, और ये लिख रखा है तो ये लिख दो, और बाकी लाइनें। उत्तर आपका ये है कि ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। मेरी बात सुनो, अगर ना भी आए तो इस तरह की बातें भी लिखाना चाहिए, नंबर तो कोई कट करने वाला है नहीं, लेकिन एक अच्छी तरह से अगर शब्दों में लिखना है तो आपको पेपर में जैसे 20 से 30 शब्दों में लिखो, 30 से 40 में लिखो, 4 नंबर का आ गया तो बेटर है। कुछ शब्द बढ़ाओ ना ये लिख लिख कर, उत्तर तो आपका इतना ही है लेकिन शब्द बढ़ जाएंगे आपके। तो इसलिए कह रहा हूं मिस्टर हैमल वॉज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इज ए टीचर ऑफ ए फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। अब कई बार बच्चे पूछते हैं आपसे, डू यू हैव सम मनी? डू यू हैव सम मनी? नहीं है क्या? तो क्या बोलोगे इस तरह से? नो। लेकिन पूरा सेंटेंस बोलना हो तो बताइए क्या होगा? आई हैव नहीं लगाना यार, सीधा याद करो ऊपर क्या लिख रखा है, डू डज नॉट। मैंने कह दिया ना, सीखो, बोल सकते हो, सीखने के बाद बोल लेना। अभी तो आपने सीखा ही नहीं है, सीखने के बाद बोलोगे तो बेटर रहेगा ना, फिर तो आपको पता होगा। जैसे आप कहते हो सर मेरे पास इतना समय नहीं है, आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो यहाँ क्या लिख रखा हुआ है आपने? डू नॉट डज नॉट तो लगाओगे। नेगेटिव में क्या लगाना था आपको? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट में से। लेकिन यार एक बात रखो, अपने लिए तो डू नॉट ही लगेगा, सीधा सा है, आई के साथ तो डू नॉट ही लगेगा। प्लस आपका कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो क्या लगाओगे? आगे आपकी मर्जी, क्या नहीं है वो आपको बताना है। जैसे अगर कहोगे मेरे पास समय नहीं है तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव याद रख लो, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव बैग, आई डोंट हैव टी। कौन सी टी? कई प्रकार की होती हैं, एक तो पानी वाली होती है और एक चाय भी होती है। ठीक है, आई डोंट हैव बोर्ड, आई डोंट हैव चौक, आई डोंट हैव टेबल, आई डोंट हैव कप, आई डोंट हैव स्कूल, मेरे पास स्कूल नहीं है और रियल है। तो ये चीज़ें हम इस तरह से आपको एक हो रहा है, स्पीकिंग इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं, बोल बोल कर सारे दिन बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं। अब देखो कितने वर्ड मिलेंगे, आई डोंट हैव के ऊपर कितने वर्ड में। अब आपसे क्या होगा, प्रश्न यही होना है सेम, सिर्फ बदलना क्या है, इसको यहाँ खालिस्तान रख लेते हैं। डू यू हैव सम, क्या लिखोगे यहाँ पे? मनी। डू यू हैव सम कॉइन, डू यू हैव मच, आगे कुछ लगाना है तरल पदार्थ जो भी आप लगाना चाहते हो, पानी वगैरह वगैरह किसी की भी क्या है, क्योंकि वहाँ सम, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनके साथ क्या लगता है? सम, और जहाँ मात्रा बताते हैं वहाँ क्या लगता है? मच। तो इसलिए हम मच, डू यू हैव,
सम वाटर प्लीज, क्या आपके पास थोड़ा सा पानी है? प्लीज कहने से तो मिल थोड़ी जाएगा। लेकिन उसके पास तो डज ही हैव सम मनी, अरे क्या उसके पास पैसे हैं थोड़े बहुत? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डू यू हैव सम कॉइन, सॉरी, डज सी हैव सम, यहां क्या लिखना चाहोगे? कॉइन, मोबाइल्स, सिम, चार्जर, क्या लिखना चाहते हो? कई बार क्या होता है, यही बातें हैं आज के टाइम में, तो बोलचाल में क्या है, बच्चा क्या है, पहली बात किसी से मिलते हो मोबाइल से रिलेटेड बात होगी। दूसरी चीज होती है अगर खेती करते हैं तो खेती से रिलेटेड। अगर ये स्पीकिंग इंग्लिश है ना, जनरली हम देखते हैं ये जनरली शब्द भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आता है जनरली, और वैसे भी ओकेजनली वगैरह वगैरह हमने बात की थी सम टाइम वाली। तो जहां जैसे देखो एक टीचर है तो वो किससे रिलेटेड बातें होंगी? पढ़ाई लिखाई से।